हेलो गाइस। तो हम लोग यूपीएससी 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 66 क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 66 के पहले मैंने बाकी के सारे क्वेश्चंस करवाए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली यहाँ से देख रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन से वीडियो को देखिए, ताकि आप वो सीक्वेंस में रहें। ठीक है, जो बेसिकली मेरा ट्रिक सिखाने का पर्पस है वो आप तभी प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे जब आप पहले क्वेश्चन से बेसिकली फॉलो करते आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूपीएससी ने यहाँ पे 66 क्वेश्चन में पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, और ये जो भी है डिटैच फिगर नहीं होना चाहिए, विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स, या फिर जो भी आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर सरकारिया कमीशन है। ये क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें आप बेसिकली डिड्यूस कर पाते दो ऑप्शन को कि फर्स्ट एआरसी, तो बेसिकली फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में इसके बारे में बात नहीं किया गया था, और ये आप नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप एलिमिनेट कर सकते थे। आपको डाउट होगा बीओसी में कि राजमंदार कमीशन है कि सरकारिया कमीशन है। तो सरकारिया कमीशन के बारे में आपने ऐसे ही पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो वहां से आप लॉजिकली डिड्यूस कर सकते थे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नर के बारे में बात किया गया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर सेंट्रल प्रेसिडेंट के साथ में स्टेट गवर्नर के साथ में डील करता है तो दोनों के बारे में बात किया गया होगा। ये सोच करके आप सी को मार्क कर देते सरकारिया कमीशन, और यहाँ से आप लॉजिकली थोड़ा डिड्यूस कर पाते। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था अनलेस आपको एग्जैक्टली नहीं पता इसके बारे में। तो ठीक है, तो ये 66 क्वेश्चन में कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होता। 67 में यूपीएससी ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर पार्टिसिपेटरी नोट्स है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं जो मतलब ये सब क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता है बेसिकली। ठीक है, ये सब तो आपने पढ़ा होगा, तो इसमें ट्रिक लगने वाला क्वेश्चन नहीं है। पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, ऐसे भी हर साल यूपीएससी ने पूछा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कॉमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट, ये सब यूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, यूपीएससी 2021 का पेपर खोल करके देख लीजिए, यूपीएससी ने पूछा था कॉमर्शियल पेपर ये सब के बारे में। यूपीएससी 2022 का पेपर खोल करके देख लीजिए, यूपीएससी ने तीनों स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट। मैंने यूट्यूब में वीडियो बना करके डाल दिया है, आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स व्योधम आईएएस करके, आपको 67 ये जितने भी टॉपिक्स है, प्रोमिसरी नोट, ये सब आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वो वीडियो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, रीजन बिंग अपडेटेड मैनर में बनाया मैंने, और कोई भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। तो उस वीडियो से देखने के बाद आपका अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पी नोट्स जो होते हैं वो बेसिकली ओडीआईज होते हैं, मतलब ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब। तो मान लीजिए किसी इंसान को, मतलब किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो इंडिया के लिस्टेड स्टॉक्स को अगर बेसिकली परचेज करना है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो डायरेक्टली बिना रजिस्ट्रेशन के अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो वो कैसे उसे बेसिकली खरीदेंगे। तो वो बेसिकली पी नोट्स के जरिए उन्हें बेसिकली ये क्या कहते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको बेसिकली। तो ये इजी क्वेश्चन था ये पार्टिसिपेटरी नोट वाला। फिर 68 क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा था कि एज पर लॉ जो कैंपा है आपका, मतलब ये जो कैंपा फंड था, कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी, एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल स्टेट लेवल। पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ऐसे भी फॉरेस्ट राइट एक्ट जितने भी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 1927 आपका, फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट ऑफ 2006, ये सब जितने भी फॉरेस्ट राइट एक्ट्स है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से सुपर इंपॉर्टेंट है। कैंपा फंड हो गया 2016 का, ये सब आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। तो आपको पता है कि ये कैंपा फंड जो है वो नेशनल लेवल पे भी बात की गई थी, स्टेट लेवल पे भी बात की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट इज अ राइट स्टेटमेंट। दूसरा, पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि पीपल पार्टिसिपेशन मैंडेटरी कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जबरदस्ती दे दिया गया मैंडेटरी। कभी आपको थोड़ी ये क्या कहते हैं, आपको लगता है कि मैंडेटरी होगा कि आपको इसके पहले यूपीएससी ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दे दिया था कि पीपल पार्टिसिपेशन जो है, इसी साल के पेपर में, कि पीपल पार्टिसिपेशन जो है उसे बुलाया जाएगा, और प्रोसेस और मैनर भी दिया गया कि किस तरीके से पीपल पार्टिसिपेशन को बुलाया जाएगा। वो भी स्टेटमेंट रॉन्ग था। तो मैंडेटरी फैंडेटरी कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कैंपा फंड में, और इसीलिए टू स्टेटमेंट भी रॉन्ग है आपका। इसमें आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है, इसका आंसर होगा डी, नीदर वन और टू। अगले बार कैंपा फंड के बारे में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो यूपीएससी आने वाले पेपर में पूछ ले, कि कैंपा फंड जो है यूपीएससी दे देगा वो कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया में उसका पैसा जाता है, वो गलत चीज है। तो कैंपा फंड जो है वो बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, ये बात पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यूपीएससी दे देगा कंटिजेंसी फंड या फिर उसकी जगह दे देगा कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया, वो गलत होगा, वहां पे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आने वाले टाइम पे यूपीएससी कैंपा के बारे में पूछेगा, तो ये पता होना चाहिए आपको इसीलिए। तो ये मैंडेटरी नहीं है, और ये जो है ये आपका नेशनल स्टेट लेवल दोनों पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। ठीक है, अभी मैंने शायद नीदर वन नॉट टू बोला था, ये नहीं होगा, इसका आंसर वन ओनली होगा, क्योंकि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे कैंपा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वन ओनली इसका आंसर है। फिर यूपीएससी ने पूछा था 69 में कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन,
फिर आपका इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी में कौन करता है, मान लीजिए आपको नहीं पता है, सबसे पहले आप किसे एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या चीज के बारे में बात करता है, वो बेसिकली स्टेट, सेंट्रल स्टेट के बीच में कितना कैसे क्या डिसबर्स किया जाएगा फंड्स को, उसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में टेली कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में काम नहीं करेगा। आप जैसे थ्री को एलिमिनेट करेंगे, आंसर बी और सी नहीं होगा, बी गया यहाँ से सी गया, आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। अब नीति आयोग का फंक्शन नहीं है ये सब, नीति आयोग ऐसे भी एक थिंक टैंक है, नीति आयोग कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है जो बेसिकली इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी ये सब को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो नीति आयोग ऐसे भी आपने पढ़ा ही होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिफ्थ को आप एलिमिनेट करते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है A1 and 2, ठीक है। दूसरा FSLRC, ये तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। तो FSLRC का कोई फंक्शन नहीं है। FSLRC बेसिकली क्या था कि हम लोग एक मतलब जितने भी एक बॉडी बनाया जाएगा, जैसे जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे आपका IRDAI हो गया, PFRD हो गया, सेबी हो गया, और मैं बात करूँ तो ये आपका ये क्या कहते हैं, जितने भी चीज़ें ये सब जो रेगुलेटरी बॉडीज है उसको मर्ज करके एक नया बॉडी बनाया जाएगा जिसका नाम रखेंगे हम लोग UFA, यूनाइटेड फाइनेंशियल एजेंसी, ठीक है। तो वो उसके बारे में बात किया गया था, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। FSLRC कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बेसिकली। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, तो FSLRC ऐसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप फोर्थ, आपको पता है फोर्थ भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है। अब आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए, एड हॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। तो यार टेम्पररी पर्पस के लिए अगर बनाया जा रहा है तो हो सकता है कि वो एक समय के लिए वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में काम करे, जैसे उसका पर्पस कंप्लीट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ के आपको थोड़ा जनरल वाला फीलिंग भी आएगा कि ठीक है, एड हॉक कमिटी से तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, तो ठीक है, अब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स है तो अब कुछ अगर पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट्स होंगे तो काम करेंगे वो लोग इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स के रूप में। तो पहला दोनों स्टेटमेंट पढ़ के आपको बहुत जनरल वाला फीलिंग आएगा। तो इसका आंसर इसीलिए ए होगा, 1 and 2 ओनली। इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन एग्जाम में लॉजिकली स्मार्ट वर्क के थ्रू सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे दिया यूपीएससी ने फॉर द सेकंड 5-year प्लान देयर वाज अ डिटरमाइन कि सेकंड 5-year प्लान में डिटरमाइन थ्रस्ट था टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो आपने पढ़ा भी होगा कि फर्स्ट 5-year प्लान जब था उसमें बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर में फोकस था, सेकंड 5-year प्लान में इंडस्ट्रीज के ऊपर में ज्यादा फोकस होने लगा। तभी आप देखेंगे कि सेकंड 5-year प्लान में इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस होता है, एग्रीकल्चर को फिर हम लोग ध्यान देते नहीं है प्रॉपर तरीके से। इसलिए आप देखेंगे कि फिर PL 480 या फिर 280 स्कीम था जिसके तहत में यूएसए से हम लोग बेसिकली अनाज का सप्लाई, ये क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट भी करने लगे थे, ठीक है। बाद में फिर यूएसए गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया था। आप पढ़े होंगे आपने ये सब चीज़ों के बारे में कि फेमाइन जैसा सिचुएशन आ जाता है, बहुत हालत खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इंडस्ट्रीज के ऊपर में ज़्यादा फोकस हो जाता है, एग्रीकल्चर को फिर हम लोग छोड़ देते हैं। तभी फिर लैंड रिफॉर्म्स आता है, अलग अलग मूवमेंट्स चलते हैं, ठीक है। तो आपने वो सेगमेंट पढ़ा होगा बेसिकली। तो ये सेकंड 5-year प्लान जो है ये राइट है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे कि फोर्थ 5-year प्लान जो है अडेप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। सेकंड ये फोर्थ 5-year प्लान में भी ये बात दिया गया था, राइट है। अब थर्ड अगर आप पढ़ेंगे ना, थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको दो फैक्ट देखने को मिलेगा। रीजनिंग इन द फिफ्थ 5-year प्लान, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लान। यूपीएससी ने देखा होगा कि फिफ्थ 5-year प्लान नहीं, कोई और 5-year प्लान है, यूपीएससी ने दिया कि फर्स्ट टाइम इसी में किया गया है। हर जगह यहाँ पे देखिए, पहला और दूसरा में आपको जनरल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड 5-year प्लान में ये है, फोर्थ में ये है। अब थर्ड अगर आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पे क्या दिया, फिफ्थ 5-year प्लान में फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब एक तो फिफ्थ 5-year प्लान में दूसरा एक और फैक्ट डाल दिया यूपीएससी ने, फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैंने आपको बताया एक स्टेटमेंट में अगर दो फैक्ट है तो उस स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बाकी स्टेटमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखते हैं कि थर्ड में दो फैक्ट है, आप ये सोच करके थर्ड को एलिमिनेट करते हैं, या तो आंसर 1 होता, या तो आंसर ए होता है, या तो आंसर बी होता है। और पहला आपको पता ही होगा, सेकंड 5-year प्लान में बेसिक और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के ऊपर में ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। ये सोच करके आप पहला ऑप्शन मार्क करते हैं 1 and 2 ओनली, और आपका आंसर राइट निकल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिक्स और थोड़ा नॉलेज के बेसिस पे ये 70 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। ऐसे भी 5-year प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 5-year प्लान के ऊपर में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। आने वाले टाइम पे इकोनॉमिक्स के और ज्यादा टॉपिक्स यूपीएससी के पास बचे नहीं क्वेश्चन पूछने के, तो यूपीएससी घुमा फिरा करके यही सब पूछते रहता है। तो 5-year प्लान बैठ करके सारे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल फोकस स्टार्टिंग के जो 1990s तक में जितने 5-year प्लान है उसके ऊपर होना चाहिए, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड वाले जो 5-year प्लान है, ठीक है। तो यूपीएससी ने पूछा था ये 71 क्वेश्चन में कि विथ रेफरेंस टू AIB कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि AIB जो है उसमें 80 से ज़्यादा मेंबर्स है, हैज मोर देन 80 मेंबर्स नेशंस। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIB में। और थर्ड यूपीएससी ने पूछा था कि AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया।
नहीं मतलब नेगेटिव का नेगेटिव स्टेटमेंट, यूपीएससी में नेगेटिव स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ये बात मान करके चलना है। मैं बता बता करके थक चुका हूँ इस बात को। तो डज नॉट हैव, एक तो नेगेटिव स्टेटमेंट एनी मेंबर्स प्लस एनी भी दे दिया यूपीएससी ने। और थोड़ा आपको लगेगा भी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, एशिया के बाहर भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो थर्ड जैसे आप एलिमिनेट करते हैं आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है 1 ओनली, ठीक है। अब इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है एआईबी का, इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ मतलब एआईबी में, ठीक है। अगली बार यूपीएससी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा मतलब बेनिफिशियरी कौन है एआईबी का, दैट इज इंडिया। और शेयर होल्डर के टर्म्स में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एआईबी में, दैट इज आपका ये चाइना, बिकॉज एआईबी जो है दैट वाज द इनिशिएटिव ऑफ चाइना ओनली, ठीक है। तो ये चाइना का ही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है एआईबी में। ऐसे भी ये आपका चाइना वुड भी कहा जाता है इसे, ठीक है। जैसे ब्रिटेन वुड से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ निकला था, तो चाइना को टीज करने के लिए बेसिकली इसे चाइना वुड भी कहा जाता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। और ये एआईबी जो है उसमें 80 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। नॉर्मल सब आता है, अगर आपने पढ़ा होगा एआईबी के बारे में तो आपको पता होगा कि एशियन मेंबर्स भी आते हैं, प्लस जो नॉन एशियन मेंबर्स हैं वो भी आते हैं। एआईबी का वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तो एआईबी हो गया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 कंट्रीज के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है 8-10 ही होते हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हर साल आता है, तो 2-2 नंबर करके आपका 4 नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो वो सेगमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी। अब इस क्वेश्चन में सीखने की क्या बात है, 4 स्टेटमेंट है, 2 सिमिलर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने, सी और डी पढ़िए। इसमें भी 50 करोड़ मोर और डी में भी 50 करोड़ मोर। इतना मुझे समझ में आ गया कि आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा, ए और बी आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का आदत मैंने आपको बताया था, 2 सिमिलर स्टेटमेंट्स, आंसर उसी में से छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेरेनियल बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कुछ नहीं कहा गया था। इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट उसके साथ में डील नहीं करता है। एनपीएस के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके साथ में डील करता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली इसका आंसर होगा ये आपका, टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ 50 करोड़ मोर विच आर अंडर कंजर्वेटिव लैंडिंग, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में, साइंड बाय इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली, तो ये आपका सॉल्व हो गया होता। इससे आप सीखने को क्या मिला कि ए और बी आंसर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन का गेम था, या तो सी होगा आंसर या तो डी होगा, तो कोई भी मार्क करते ये एग्जाम में राइट हो गया होता। फिर यूपीएससी ने पूछा था ये द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय दी, तो कौन सिलेक्ट करता है, तो इसका ये इजी है, इसका आंसर होगा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। ये डी तो कभी आंसर होगा ही नहीं, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक, ये फालतू पॉइंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा आपको डाउट हुआ होगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बीबीबी के बीच में, तो अगर आपने मिशन इंद्रधनुष पढ़ा है, ये 73 क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष के ऊपर आया था, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया। तो मिशन इंद्रधनुष जो है उसमें बेसिकली कहा गया था कि 7-8 पॉइंट्स थे कि हम लोग बेसिकली ये क्या कहते हैं, जो बैंक्स के चेयरमैन जो होंगे उसे एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी का भी पोस्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। चेयरमैन का पोस्ट है, सीईओ का पोस्ट है, और मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पोस्ट है उसे थोड़ा डिफरेंस करके रखना होगा, 2 अलग अलग पोस्ट बनाने होंगे, ठीक है। एक ही इंसान को दोनों पोस्ट नहीं देना चाहिए। तो ये करके कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे मिशन इंद्रधनुष में, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उसी में दिया गया था कि जो चेयरमैन होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो डिसाइड करेगा। तो ये 73 का ईजी क्वेश्चन था, ये अगर मिशन इंद्रधनुष पढ़ा होता तो ये राइट हो गया होता। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो पहला रेगुलेटरी बॉडी है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे कि वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, ठीक है। तीसरा भी यूपीएससी, देखिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे बहुत जनरल वाइब आएगा, ठीक है। पहला में फैक्ट है, फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है कि, सेकंड है कि, थर्ड है कि, है ही नहीं, अब पता नहीं मुझे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट फैक्ट है, तो पहला को आप एलिमिनेट करते तो डायरेक्टली आपको ऐसा आंसर मिल जाता है 2 और 3 ओनली, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे बहुत जनरल फीलिंग आएगा, बहुत जनरल वाइब आएगा आपको, ठीक है, कि वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, तो पढ़ के बहुत जनरल वाइब आ रहा होगा, ठीक है। अब नॉर्मल सा बात है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस इंश्योर करना फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट राइट नहीं होंगे, तो डी को आप सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये सब जो जनरल मतलब करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सब जो बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन, पॉलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स किसमें राइट होते हैं, साइंस में, इन्वायरमेंट में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो वो सेव करके रखना है, ठीक है आपको। तो डी को आप एलिमिनेट करते हैं, सेकंड राइट है, तो सेकंड बी को आप सी को भी एलिमिनेट करते हैं क्योंकि 2 राइट है, तो आंसर या तो ए होता है या तो बी होता। थर्ड में भी फैक्ट दिया गया है कि अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे अगर आपको पता है
ये पहला रेगुलेटरी बॉडी है कि नहीं है, या फिर थर्ड में अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के पास जाता है कि नहीं जाता है, तो ये सोच करके आप थोड़ा रिस्क लेकर के ए और बी में एक मार्क करते हैं, क्योंकि दोनों में फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, अब दो में से एक में आपका फंसता, अब ये आपके ऊपर था कि आपने क्या मार्क किया, ठीक है। तो ये पहला रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है पीएनजीआरबी। ट्राई जो है वो पहला इंडिपेंडेंट रेगुलेटर था, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर था विच वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट इज नॉट द राइट आंसर। और थर्ड राइट है, जो आपका अपील्स होता है पीएनजीआरबी का, वो एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के पास जाता है, वही देखता है बेसिकली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का भी। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विद टेक्नोलॉजीज विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें आपको बताना है एल और वोल्टे के बीच में क्या बेसिकली डिफरेंस है। तो एल इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G, हाफ फैक्ट। दूसरा वोल्टे इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G, अगेन हाफ फैक्ट। मतलब इस स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी 200%। अब आपको पता है एल और वोल्टे के बारे में, जो जनरली पता होगा, क्योंकि वोल्टे को एडवांस 3G के रूप में बेसिकली मार्केट नहीं किया जाता है, वो 4G के रूप में मार्केट होता है, ठीक है। तो ये फोन में आपने देखा भी होगा, ठीक है, वो वोल्टे आप आता ही होगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट दिया गया, आंख बंद करके मार्क करेंगे, रॉन्ग, राइट हो जाएगा आपका। दूसरा फिर एल इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टे इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, अगेन सेम स्टेटमेंट में दो फैक्ट, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग। अरे अब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि नहीं ये ट्रिक को माने तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यूपीएससी में ये होता है। 75 क्वेश्चन से अभी तक में हर क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि जहां एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट यूपीएससी पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो ये मान करके चलिएगा इस बात को। यहाँ पे भी दो फैक्ट था, स्टेटमेंट रॉन्ग। यहाँ पे भी दो फैक्ट है, डेटा ओनली वॉइस ओनली, स्टेटमेंट रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ट्रिक से ही सॉल्व हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चंस। फिर यूपीएससी ने पूछा था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017। तो प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। अब आप एक मुझे बताइए इसमें कितना फैक्ट है। एक 3 मंथ प्री डिलीवरी दिया है और दूसरा दिया 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी, तो स्टेटमेंट राइट होगा कि रॉन्ग होगा? स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट है, मतलब वो स्टेटमेंट रॉन्ग होना है, ठीक है। तो पहला आप जैसे ही एलिमिनेट करते हैं, ए गया डी गया, आंसर या तो 2 ओनली होगा या तो 3 ओनली होगा। अब आप पढ़िए, इंटरप्राइजेस विद क्रेचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेचेस विजिट्स डेली, मतलब एक दिन में, मतलब क्रेच सर्विस 6 बार मिलेगा। मतलब बच्चे अगर वो लेकर के आ रही है मदर, तो वो बच्चों को क्रेच सर्विस, मतलब बेसिकली आप पता ही होगा क्या होगा होता है। तो वहाँ पे बच्चों को खिलाने के लिए वो लेकर के जा रही है, तो खेलने के लिए हर आधा आधा घंटा पे 2-2 घंटा पे लेकर के जाएगी। एक दिन में अगर 6 बार जा रहे हैं तो वो टाइम ही चला जाएगा क्रेच सर्विस विजिट करने में, ठीक है। तो 6 बार नहीं होता, वो 4 बार दिया हुआ होता है, ठीक है, 4 विजिट डेली होता है ऐसा। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, और 6 बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर 6 बार ही विजिट करने लगेंगे एवरीडे क्रेचेस, तो फिर काम कब करेंगे, कहने का ये मतलब है। तो 2 जैसे ही जाता आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर 3 ओनली है। प्लस अगर आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है कि विमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट्स, तो ये बात सही है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऐसे भी 2017 का इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको इसके बारे में। ये जो प्रेग्नेंट वीमेन है ना, यहाँ पे 26 वीक दिया था, कि बेसिकली न्यूज में बहुत ज्यादा कवर था कि दे आर बेसिकली इंटाइटल्ड फॉर 26 वीक्स का लीव के लिए, ठीक है। और अगर 2 बच्चे हैं तो जनरली पहले क्या था कि पहले 12 वीक्स होता था, तो उसे इंक्रीज करके 26 वीक किया गया था। बट ये बस 2 बच्चों तक के लिए। अगर थर्ड चाइल्ड होता है तो उस केस में वापस 12 हफ्ते का आपको ये क्या कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ मिलता है। तो ये बात पता होना चाहिए। किस स्टैब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल है? वैसे स्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 50 या फिर 50 से ज़्यादा इंप्लॉइज है। तो अगर कोई भी स्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 50 या फिर उससे ज़्यादा इंप्लॉइज होते हैं, तो वैसे स्टैब्लिशमेंट में ये मैटरनिटी ये आपका जो बेनिफिट एक्ट है ये बेसिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि 2 चिल्ड्रन तक 26 वीक मिलेगा। 26 वीक अगर थर्ड कोई बच्चा पैदा होता है तो उस केस में 12 वीक का ही मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। ये पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इंडेक्स यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है। जितने वीडियोस बनाया हूँ हर बार मैंने बताया आपको, 2018, 19, 20, 21 कोई भी साल का पेपर खोल के देख लीजिए, इंडेक्स के ऊपर में एक क्वेश्चन फिक्स है। मैक्सिमम 2-2 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, ठीक है। इंडेक्स में क्या पढ़ना है? इंडिकेटर्स कि उस इंडेक्स को निकालने के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स है, बेसिकली वो पढ़ने का होता है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के। ये नहीं कि बैठ करके सब पढ़ने लगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो ये सब के इंडिकेटर्स आपको पता होना चाहिए। जो 15-20 इंपॉर्टेंट है वो मैंने व्योधम आईएएस के टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, आप वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्या कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंडेक्स कौन बॉडी निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है कि आईएमएफ निकालता है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा रैंकिंग फैंकिंग कौन टॉप किया ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग वो फैक्ट है, और यूपीएससी में फैक्ट आता है रॉन्ग आता है, तो ये मान करके चलना है। तो पढ़ने का आपको मन है आप पढ़ते रहिए, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, ठीक है।
क्योंकि फैक्ट ऐसे भी यूपीएससी स्टेटमेंट बना करके पूछेगा, फैक्ट रॉन्ग होगा, पढ़ करके फायदा है नहीं, उतना रिटेन भी नहीं कर पाएंगे एग्जाम के पहले। इससे बेटर है कि आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है उस एरियाज को कंप्लीट करें पहले, ठीक है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इजी क्वेश्चन है। ईपीआर का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 से आया था, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। अगले बार यूपीएससी पूछ लेगा कि एक प्रो के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किसके अंदर में आएगा, तो वो भी आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर में आएगा, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, मतलब जो प्रोड्यूसर है, जैसे ई वेस्ट के टर्म्स में बताऊं तो कि जो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब ये क्या कहते हैं आप, बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को जो बना रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, उन्हीं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उससे वेस्ट जनरेट होगा, जो बेसिकली ई वेस्ट जनरेट होगा, उसे कलेक्ट करके जो ऑथराइज्ड डिसमेंटलर होंगे, जो ऑथराइज्ड बेसिकली आपका रिसाइकलर होंगे, वहां तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपका जो प्रोड्यूसर होता है उन्हीं का होता है। इसी को कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बस गुड्स को बेचना तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के साथ में एसोसिएटेड था, ये बात पता होना चाहिए। अगले बार यूपीएससी क्या पूछेगा, फसाई के बारे में। फसाई के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया है। ये दो टॉपिक पेंडिंग है, बायोमेडिकल वेस्ट और रिसाइकल प्लास्टिक, ये जो रूल्स है 1999 का, ये तो ये दो टॉपिक आपको अच्छे से करना है। ऐसे करके ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई किया जाता है और इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये चारों क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, चारों के चारों क्वेश्चन अगले बार 2023 2024 का प्रीलिम्स देंगे तो वहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है फूड ग्रेन्स का टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस, जो फार्मर्स को पे किया जाता है वो तो ठीक है, प्लस साथ ही साथ क्या होता है। अब आप बताइए मुझे, इसमें आप ट्रिक्स क्या लगाएंगे। अभी मैंने आपको बताया दो सिमिलर स्टेटमेंट ढूंढना है, वो दो सिमिलर स्टेटमेंट में एक आंसर राइट होगा, एक आंसर रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे सी देखिए, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डी में क्या दिया है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स, तो या तो आंसर सी होगा तो आंसर डी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ए और बी देखिए, प्लस ओनली यूपीएससी ने दिया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली देखते ही काट देना है, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली देखते ही काट देना है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ए और बी आंसर नहीं होगा। फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड हम लोग सी और डी को देख रहे हैं कि सी और डी में प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल से स्टार्ट होता है। तो इसमें बेसिकली आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बोनस है, गोडाउन का चार्जर वार्जर्स कोई नहीं देता है, सिंपल सी बात है। कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना ज्यादा गवर्नमेंट भी वो दयावान नहीं है कि बैठ करके फार्मर्स को देगा, ठीक है। फार्मर्स की समस्या को एक्चुअली में कोई सुनता नहीं है अगर ग्राउंड लेवल पे सही मायने में देखा जाए तो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगा इसका आंसर। तो प्रोक्योरमेंट मतलब बेसिकली फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करने का जितना भी कॉस्ट लग रहा है वो, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब आपका हो गया फ्रेट के जो चार्जेस हैं वो, हैंडलिंग चार्जेस जो है वो, स्टोरेज का अगर कुछ चार्जेस है तो वो सब कवर होगा। अगर गुड्स को ट्रांजिट के दौरान में अगर कोई लॉसेस होता है, एबनॉर्मल लॉस हो चाहे नॉर्मल लॉस है, तो वो सब चीज़ें कवर होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये पढ़ने लायक क्वेश्चन था भी नहीं। ये म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये सब मतलब सोशल कैपिटल क्या ही है, ठीक है। यूपीएससी 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था, ये शायद 2021 के पेपर में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि उसमें भी ऐसे यूपीएससी ने दे दिया था कि सोशल कैपिटल क्या होता है, टेंजिबल वेल्थ होता है, इंटेंजिबल वेल्थ होता है, ऐसे करके क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम किया था। तो इजी क्वेश्चन था ये सब। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन दी सोसाइटी, यही होता है आपका सोशल कैपिटल। वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 80 तक ही हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आने वाले वीडियोस में हम लोग ये बेसिकली 2019 का पेपर को बाकी के सारे क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसी के साथ हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम लोग।